हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 11 दिसंबर 2024 की सीरीज। इसके अंदर आपसे हम 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को लेकर रूबरू होंगे। बड़े ही शानदार और बड़े ही जानदार क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर इसमें कोई संशोधन चाहते हो तो कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसका चौथा संस्करण था? भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कब आयोजित हुआ? तो 9 से 10 दिसंबर 2024 को। इसका जो प्रथम संस्करण है ये 2021 के अंदर आयोजित किया गया। और ये किसके सहयोग से आयोजित हुआ है? यह है यानी आईटी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन दोनों के सहयोग से इस संस्करण का आयोजन किया गया है। यह फोरम आयोजित होता है। इसका सॉल्यूशन देखिए तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन 9 से 10 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित है। इसकी थीम है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। इसकी स्थापना या ये जो फॉर्म है ये 2021 से प्रारंभ हुआ। इसके उद्देश्य हम देखें तो इंटरनेट गवर्नेंस के अहम पहलुओं का पता लगाना, सार्थक संवाद को बढ़ावा देना और वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में भारत का नेतृत्व उजागर करना। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसके सहयोग से ये फोरम आयोजित किया जाता है, तो इसकी स्थापना 19 जून 2023 को हुई थी। यह एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य बेहतर इंटरनेट सेवाएं देना है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल का शुभारंभ किया या लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने यह जो पोर्टल है अमृत ज्ञान कोश यह लॉन्च किया है। भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आईएएस आरएस के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा 100%, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है और उनसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें तो भारत में शासन प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमृत ज्ञान पोर्टल या अमृत ज्ञान कोश पोर्टल का शुभारंभ किया या लॉन्च किया। लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से इस पोर्टल का अनावरण समता निर्माण आयोग की एक मुख्य पहल है। और उन्नत केस लेखन और शिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन भी इसी के साथ किया। उन्नत केस लेखन और शिक्षण कार्यशाला का भी उद्घाटन इसी के साथ किया था। जो किसकी पहल है? समता निर्माण आयोग की पहल है। स्टैनफोर्ड लीडरशिप एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट, स्टैनफोर्ड लीडरशिप एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक संस्थान के सहयोग से आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य केस आधारित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से जो लोक प्रशासक है, जैसे आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी लोक प्रशासकों की क्षमता को बढ़ाना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती हुई महिला नेता के रूप में मान्यता दी है? उभरती हुई महिला नेता किस क्षेत्र में? बैंकिंग के क्षेत्र में। तो ये भारती कोहली को मान्यता दी गई है। श्रीमती भारती कोहली आंध्र प्रदेश की विजयपुरम या विजयनगरम जिले की 43 वर्षीय महिला है जो 2024 के बैंकिंग क्षेत्र में उभरती हुई महिला नेता के रूप में चुनी गई है। किसके द्वारा? वुमेन वी एडमायर समूह के द्वारा। वुमेन वी एडमायर जो समूह है उन्होंने भारती कोहली को उभरती महिला नेता के रूप में चुना है बैंकिंग क्षेत्र में। डेटा प्रबंधन में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान
देने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान दिया है। वर्तमान में भारती न्यूयॉर्क यूएसए स्थित इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की निदेशक के रूप में कार्यरत है, इसलिए इसको ये मान्यता दी गई है। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में DPIIT ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यानी क्या हुआ है? एग्रीमेंट यानी समझौता हुआ है। किसने किया है? DPIIT ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश और मार्गदर्शन के लिए किया है। किसके साथ किया है? तो ये किया है फ्लिपकार्ट के साथ। किसके साथ किया है? फ्लिपकार्ट के साथ। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय घरेलू ई-कॉमर्स बाजार फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है। क्यों की है? भारतीय स्टार्टअप में निवेश और मार्गदर्शन के लिए यह समझौता हुआ है। पूरे देश में तकनीकी स्टार्टअप को समर्थन प्रदान करने एवं उसे सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखें। हाल ही में कौन WTA यानी 2024 WTA की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? WTA की सर्वश्रेष्ठ यानी वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आयरना सबालेंका। आयरना सबालेंका है वो 2024 की सर्वश्रेष्ठ WTA यानी विश्व वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है। स्टार टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका को सोमवार को पहली बार WTA की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। बेलारूस की 26 वर्षीय सबालेंका कौन से देश की है? बेलारूस की, जो रूस के निकट है। 26 वर्षीय सबालेंका ने 2024 में 2 ग्रैंड स्लैम, एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के अंदर और एक सितंबर में अमेरिकन ओपन के खिताब जीते हैं और दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी बनी है। सबालेंका ने 2024 में जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन और सितंबर में अमेरिकन ओपन के साथ इस सत्र में 2 अन्य खिताब जीते हैं। आगे हम देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को जो मानव अधिकार का जो चार्टर है वो एक्सेप्ट किया गया था। किसके द्वारा? UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके कारण 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सॉल्यूशन देखें तो 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को क्या किया है? अपनाया था। 4 दिसंबर 1950 को प्रस्ताव 423(5) के माध्यम से इसे आधिकारिक रूप से मानवाधिकार दिवस के रूप में मान्यता मिली। कब मिली? 4 दिसंबर 1950 को। 2024 का जो मानवाधिकार दिवस है उसकी थीम है हमारे अधिकार हमारा भविष्य और अभी। हमारे अधिकार और हमारा भविष्य अभी, ये इसकी क्या है? थीम है। मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC यानी भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वैधानिक निकाय है जो भारत में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करता है। इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 को होती है। मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 के तहत की गई और NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में हुडको ने स्कूलों में कुपोषण मिटाने के लिए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम कहाँ शुभारंभ किया या कहाँ प्रारंभ किया? तो गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है। नवरत्न कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है हुडको, जिसने सरकारी स्कूल के बच्चों की कुपोषण निपटने के लिए एक CSR पहल के तहत छत्तीसगढ़ के राजानांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली जिलों में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया या गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम शुरू किया। यह संस्था 25 अप्रैल 1970 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 2 करोड़ रुपए की इक्विटी के आधार के साथ भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व की तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में अस्तित्व में आई थी। कौन? हुडको है वो 25 अप्रैल 1970 को स्टेबलाइज हुई थी या स्थापित हुई थी
और इसको हम फुल फॉर्म इसकी देखें तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी शहरी क्षेत्र के अंदर आवास बनाना इसका कार्य था, जिसे संक्षेप में हुडको के नाम से जाना जाता है। और एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, आवास वित्त बुनियादी ढांचा परियोजना वित्त में लगा हुआ ये उपक्रम है। 18 अप्रैल 2024 को इस पीएसयू को नवरत्न का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? तो ये गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश होगा, जहां अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए तो गोरखपुर में सितंबर 2025 तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र वाला शहर बनेगा या बनाया जाएगा, जिसके अंदर एकीकृत अपशिष्टों का प्रबंधन भी होगा और उन अपशिष्टों के ऊपर यानी रिसर्च या अध्ययन या पीएचडी भी होगी। सहजावा के सूतनी गांव, जो गोरखपुर के सहजावा के सूतनी गांव में 40 एकड़ में स्थापित होने वाली ये महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य गोरखपुर को कचरा मुक्त शहर बनाना, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है। यह एकीकृत केंद्र बायोमेडिकल, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, बैटरी, टायर, टेराकोटा, वाहनों की कबाड़, घरेलू खतरनाक वस्तुएं और औद्योगिक और जैविक कचरे का क्या करेगा? प्रसंस्करण करेगा, जिसमें सूखे कचरे की संयंत्र क्षमता 500 टन होगी और गीले कचरे की संयंत्र क्षमता 200 टन होगी। आगे हम बात करिए क्वेश्चन नंबर 9, तो हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में F2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन है? तो कुश मैनी है। कुश मैनी पहले भारतीय रेसर है जिन्होंने अबू धाबी में ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला F2 रेस या कंस्ट्रक्ट चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। मोटर स्पोर्ट्स में एक महत्वपूर्ण ये उपलब्धि है भारत की। जूनियर फार्मूला शिखर पर F2 कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए कुश मैनी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में केरल सरकार ने सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना है? तो साजी एन करुण को चुना गया है। किसके लिए? जेसी डैनियल अवार्ड 2023 के लिए सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। ये केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है और मलयालम जो सिनेमा है उसके क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। सॉल्यूशन देखिए तो मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार साजी एन करुण की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलयालम सिनेमा पर उनके प्रभाव को प्रमाणित करता है। और जैसे फिल्म पिरवी, फिल्म स्वाम, फिल्म वन प्रस्थम, ये जो फिल्में हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलयालम सिनेमा की ख्याति या प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। इस प्रकार हमने दोस्तों बात की 10 क्वेश्चंस की। बड़े ही अच्छे और बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे और इसका सॉल्यूशन भी शानदार तरीके से दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।